दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो एसआई का सेशन चल रहा है उसमें हमने पिछले जो लेक्चर में हमने भारतीय संविधान के कितने भाग है उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको प्रदान की थी। और आज हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। चाहिए खुद पे यकीन कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है कोई। दोस्तों, ये शकील बदायूनी का शेर है जिसमें कहते हैं वो कि खुद पे ही यकीन होना चाहिए कोई काम करने के लिए, तो ही और कोई अन्य व्यक्ति आपका हौसला नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो आपको छोटा काम करना हो चाहे बड़ा काम करना हो दोस्तों, पहले सबसे पहले आपको खुद पे यकीन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद इसमें मैंने कल बतलाया था कि जो भाग 1 है, संविधान का भाग 1 है, ठीक है। इसमें कितने 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। तो जिसका पहला अनुच्छेद क्या कहता है? संघ राज्यों के संघ की बात कहता है। राज्यों के संघ, यहाँ पे राज्यों के संघ में 2 चीजें सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। 2 चीजें क्या है कि देश का नाम क्या है और शासन प्रणाली है। तो देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। संविधान के जो अनुच्छेद 1 में जो देश का नाम क्या है, भारत और इंडिया दोनों है। यही बात हमारी प्रस्तावना में भी लिखी गई है। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत मतलब भारत जो देश का नाम क्या है, इंडिया और भारत दोनों है। तो दूसरी बात क्या है दोस्तों कि इसमें राज्यों को संघ कहा गया है, संघीय प्रणाली नहीं है कि भारतीय। इसके कारण क्या है कि संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मैं इसको इस प्रकार से समझाता हूं दोस्तों कि जो अमेरिका है, अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ये 50 राज्यों में से सभी राज्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं कि वो अलग हो जाए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। समझौते की एक शर्त होती है कि जब तक पटा तब तक ठीक है और नहीं तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन किया गया है और इनसे सबके मिलकर क्या होता है? संघ का निर्माण होता है। परंतु जो 28 राज्यों का जो विभाजन किया गया है वो अलग अलग नहीं है, वो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। इसलिए क्या प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है? क्योंकि एक जगह से संपूर्ण भारत पर शासन करना कठिन हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया है? 28 राज्य को निर्माण कर दिया है। क्या कर दिया है? 28 राज्यों का निर्माण कर दिया है। फिर 28 राज्यों का निर्माण कर दिया गया है और जो कोई भी राज्य है, जैसे आज यूपी बोले, ठीक है, या बिहार बोले, ठीक है, कोई भी राज्य क्या बोले कि हम भारत संघ से अलग होकर हम स्वतंत्र शासन करना चाहते, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 1 में क्या राज्यों का संघ के बारे में प्रदान किया गया है, देश का नाम और शासन प्रणाली के बारे में। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। भारत संघ की बात जब बात आती है, भारत संघ की बात आती है, तो उसमें 2 चीजें देखी जाती है। क्या कि संघ में क्या रहेंगे? 28 राज्य और केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर क्या होगा? भारत संघ का निर्माण। जब भारत के क्षेत्र की बात आती है, ठीक है, भारत क्षेत्र की बात आती है, तो इसमें वह भाग भी सम्मिलित हो जाएगा जो भविष्य में जोड़ा जा सकता है। जैसे कोई हमारा पड़ोसी देश है, मान के चलो ये म्यांमार है, म्यांमार का कोई क्षेत्र भारत में शामिल होने की बात करता है, या जो कभी भविष्य में अर्जित किया जा सकता, तो ये क्या कहलाएगा? भारत का क्या कहलाएगा? भारत का क्षेत्र कहलाएगा। तो भारत संघ और भारत के क्षेत्र से दोस्तों आपको क्या होगा? समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर। तो वर्तमान में राज्य कितने? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितने? ठीक है, 8 है। भविष्य में अर्जित किए गए क्षेत्र, ठीक है, भारत का क्षेत्र से तात्पर्य भारत का संघ, ठीक है, और अर्जित क्षेत्र शामिल है। जब भारत के क्षेत्र की बात आती है तो उसमें जो संघ भी शामिल हो जाएगा, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और जो अर्जित किए जाएंगे, जो मैंने आपको संभावना बताई यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएंगे? इसमें शामिल हो जाएंगे। तो क्या भारत का क्षेत्र, ठीक है। तो आपको यहाँ 2 बात याद रखना कि भारत का जो संघ है, ठीक है, ये छोटी शब्दावली है और भारत का जो क्षेत्र है वो क्या है? ये इसकी तुलना में क्या? बड़ी शब्दावली। भारत का संघ है छोटी शब्दावली, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, और भारत के क्षेत्र ये बड़ी शब्दावली है कि जिसमें भविष्य में शामिल होने वाले क्या रहेंगे? भूखंड भी इसमें जुड़े शामिल होंगे। जब अब आती बात अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक, संसद को अधिकार है कि संसद क्या करेगा? नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर लेगा। नए राज्यों को संघ में शामिल करने की बात, नए राज्यों को स्थायित्व
स्थापित करने की उन क्षेत्रों के लिए जो भारत का हिस्सा नहीं थे। मान के चलो कि दोस्तों ये हमारा भारत है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो ये क्या है, संसद का अधिकार है कि वो उसे शामिल कर सकता है, ठीक है। तो ये बात कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, ठीक है, प्रवेश करा लिया, पहले ये भूखंड को प्रवेश करा लिया, फिर उसका राज्य के रूप में निर्मित कर दिया गया, उसकी स्थापना करा देगी तो वो स्थापना कहलाएगा। फिर देखते हैं अनुच्छेद 3 में दिखाया गया राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन से तात्पर्य होता है दोस्तों, ये दो क्षेत्र है, दो क्षेत्र का, ये क्षेत्र अलग होना चाहता है, ये क्षेत्र अलग होना चाहता है, दोनों नजदीक है तो दोनों को मिलाकर एक क्षेत्र का निर्माण, ये पुनर्गठन हो गया। इस क्षेत्र को हटा के नए क्षेत्र बना लेना, ये पुनर्गठन हुआ, ठीक है दोस्तों। या आधा राज्य ये और आधा राज्य ये जोड़ लिया तो क्या कहलाएगा, ये पुनर्गठन कहलाता। तो कुल मिला के विभाजन कर लेना, मिलाकर नए क्षेत्र का निर्माण करना या जोड़ लेना, ये क्या कहलाएगा, पुनर्गठन कहलाएगा। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने को भी क्या पुनर्गठन कहला जाता है। राज्य की सीमा नामों में परिवर्तन भी क्या कहलाएगा, पुनर्गठन कहलाएगा। दोस्तों 1956 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय निर्मित किए गए थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, ठीक है। ये काफी बड़ा फैक्ट है दोस्तों, जो लगभग देश के सभी एग्जामों में पूछा गया है अभी तक कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, 1956 में आया था, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में आया था, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या किए गए थे, निर्मित किए गए थे। अब राज्य पुनर्गठन कब होता है, इसके लिए क्या राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। संसद क्या रहेगा, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक, प्रेसिडेंट किसके पास, जो स्टेट लेजिस्लेशन के पास जाएगा, ठीक है, उसको मतलब उससे राज्य विधानमंडल की अनुमति के लिए आवेदन देगा कौन, राष्ट्रपति प्रदान करेगा। जब यहाँ से अनुमति मिल जाती है तो संसद क्या करती है, फेरबदल कर देती है किसी राज्य की सीमा में। अगर राज्य जो विधानमंडल है अगर अनुमति नहीं भी देता तो भी संसद क्या कर देगी, अपना जो राज्यों का पुनर्गठन कर देगी। तो राज्य विधानमंडल के विचार के लिए भेजा जाता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि भेजे ही, तो स्वैच्छिक है कि संसद उस विचार को सीमा परिवर्तन संबंधित भेजता है या नहीं। फिर राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, मतलब राज्य की जो पूछा जाएगा तो राज्य की अगर मना भी बोल देता है राज्य तो भी क्या हो जाएगा, उसका जो मानचित्र होता है परिवर्तित कर सकता है कौन, संसद। फिर इसीलिए भारत को क्या कहता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। विनाशी राज्य क्या है, क्योंकि जो हमारे राज्य है उसमें क्या हो जाता है, फेरबदल हो जाता है। जैसे सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में क्या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ठीक है, तो मतलब राज्य यहाँ टूट सकते हैं या विभाजन हो सकता है, परंतु भारत में कभी विभाजन हो क्या, भारत में अभी तक विभाजन हुआ क्या दोस्तों, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए भारत के जो संघों को क्या बोला जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया संशोधन में शामिल, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, नए राज्यों की प्रवेश स्थापना। 3 में क्या लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है, पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन, ठीक है। नए राज्य का निर्माण जो रहेगा वो अनुच्छेद 2 में और 3 में पुनर्गठन के बारे में लिखा गया। जब ये काम संसद करता है, ये दोनों काम कौन, संसद द्वारा क्रियाशील होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। ये बात अनुच्छेद 4 में लिखी गई है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो काम किया जाता है तो वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा ही इसे लागू किया जा सकता है, कानून का निर्माण किया जा सकता है। मैं आपको एक बार और दोस्तों एक रिकॉल करा देता हूँ कि जो अनुच्छेद 1 में राज्यों के संघ के बारे में या संघ और उसका क्षेत्र और राज्यों के संघ के बारे में दिया गया है, देश का नाम, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है, नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना के बारे में। तीसरे में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और चौथे में क्या दिया गया है कि 2 और 3 के तहत जो कानून बनाए जाते हैं वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि संघीय ढांचा किस प्रकार का, राज्य केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करता है, केंद्र कुछ काम करता है, ठीक है, और राज्य क्या रहते हैं, राज्य कुछ कार्य करता है, ठीक है। हमने जो 7वीं अनुसूची में इस बात को क्या कर लिया था, स्पष्ट कर लिया था कि कुछ काम केंद्र के द्वारा केंद्र सूची के किए जाते हैं और राज्य द्वारा राज्य सूची के काम किए जाते हैं। देखा जाए तो दोस्तों दोनों काम देश के हुए ना, केंद्र सूची के काम हो चाहे राज्य सूची के काम हो,
चाहे यूपी सरकार कोई काम कर रही हो या मोदी सरकार कुछ काम कर रही हो, वो हुए तो देश के ही काम ना। इसलिए क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन यहाँ पे किया गया है, साझा किया गया है या विभाजन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश और अधिक्षेत्र सीधे केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उसमें से यहाँ क्या करती है, जो केंद्र सरकार है हमारी का सीधे नियंत्रण रखती है एक व्यक्ति के माध्यम से, ठीक है, जिसमें प्रशासक कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़ का प्रशासक, ठीक है। इसमें से 2 पे क्या है, विधानसभा है, ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा का सृजन किया गया है। क्षेत्रों का अर्जन संघीय ढांचा हो गया दोस्तों, शक्तियों को साझा है। क्षेत्रों का अर्जन से तात्पर्य है कि कौन कौन से देश हमारे जो भारत संघ में शामिल हो सकते हैं। तो समर्पण द्वारा, अधिग्रहण द्वारा, विजय द्वारा, अधीनता के माध्यम से, ठीक। समर्पण द्वारा जब लड़ाई हो रही है तो हम अपने हथियार डाल देना, उसे समर्पण कहलाता। अधिग्रहण जैसे कंपनियों में होता है, एक कंपनी छोटी कंपनी को अधिग्रहण कर ली। विजय द्वारा हम किसी को जीत के उसको फिर से शामिल कर सकते हैं। अधीनता जैसे हम ब्रिटिशों के अधीन थे। इस चारों के माध्यम से तो क्या होता है, किसी क्षेत्रों का अर्जन हम भारत विदेशी क्षेत्र को, जो भारत है विदेशी क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण गोवा को हमने पुर्तगालियों से लिया, पुदुचेरी है और सिक्किम है। अब देखते हैं दोस्तों, अर्जन हो गया। अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना है, इकट्ठा करना। अब बात आती है क्षेत्रों का हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब होता है आदान और प्रदान करना, ठीक है। हस्तांतरण मतलब आदान प्रदान करना होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी विदेशी देश को क्षेत्र हस्तांतरित नहीं कर सकती संविधान संशोधन। जैसे हमने 2015 में बांग्लादेश को सीमा समझौता द्वारा 111 बस्तियां प्रदान करी थी और 51 बस्तियां उन्होंने हमें प्रदान करी थी। तो इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 100वां संविधान संशोधन था। तो अगर हम किसी देश को अपने जो भूखंड देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य कानून ना कहला कर संविधान संशोधन रहेगा और उसे विशेष बहुमत से सदन में पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति की आवश्यकता की जरूरत होगी। ये बेरुवारी संघ मामले 9वां संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी। अब सीमा विवाद की बात आती है कि किसी देश के साथ सीमा विवाद है तो इन्हें बिना संविधान संशोधन के क्या किया जा सकता है? निपटारा किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। बांग्लादेश के साथ सीमा का आदान प्रदान, ये दोस्तों 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, ठीक है। इसमें क्या किया था कि भारत ने 111 बांग्लादेश को जो बस्तियां प्रदान करी थी और बांग्लादेश ने भारत को 51 बस्तियां या क्षेत्र प्रदान किए गए थे। क्या दोस्तों, एक लंबे समय से सीमा विवाद बना हुआ था जो बांग्लादेश की सीमा को लेकर और भारत की सीमा को लेकर। तो हमने क्या किया था कि जो उसके बांग्ला बहुल्य जो क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए थे और भारत की संस्कृति के अनुकूल जो क्षेत्र थे 51 क्षेत्र वो कहाँ भारत ने ले लिए थे। इससे क्या हुआ दोस्तों? सीमा विवाद और विवाद क्षेत्रों का समाधान हो गया। इससे किसको फायदा? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा क्या किया गया? इंटरचेंज किया गया, ठीक है। तो 100वां संविधान संशोधन किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ हुआ था, जिसमें हमने कितने बस्तियां प्रदान करी थी? 111 बस्तियां और बांग्लादेश ने कितनी? 51 बस्तियां प्रदान करी थी। इसी के संबंध में बेरुवारी जो संघ मामला 1960 में इसने क्या करा था कि अगर किसी देश को सीमा देना है, ठीक है, किसी भूखंड को अन्य देश को प्रदान करना है तो इसमें संविधान संशोधन ही संभव है। संविधान संशोधन द्वारा ही संभव है। मान के चलो कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये दूसरे देश को देना तो समय संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सीमा विवाद, इसके लिए कोई संविधान संशोधन, जैसे हमारा अभी चीन के साथ क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है, तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती क्या? नहीं पड़ती। जिस पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है इसके लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमारा वीडियो या हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ईश्वर आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करें और आप ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।